नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम ज्ञान पर। तो आज की वीडियो में हम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं और इसी के साथ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पावर प्राइम मिनिस्टर और उनके द्वारा चुनी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में समाई हुई हैं, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड है। प्राइम मिनिस्टर को राज्यसभा या लोकसभा जो कि इंडियन पार्लियामेंट के बाइकैमरल हाउसेस हैं उनमें से किसी एक हाउस का मेंबर भी बनना पड़ता है और उस हाउस को चलाना पड़ता है या उसकी हेडिंग करनी पड़ती है। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट हाउस के लिए जिम्मेदार हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो हाउस के समक्ष रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी थे। और आज की बात की जाए तो 2014 से लेके आज तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ और बातें की जाएं तो प्राइम मिनिस्टर का टर्म 5 साल का होता है, जो खत्म होने के बाद वह इलेक्शंस के लिए दोबारा से एलिजिबल होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की मंथली सैलरी की बात की जाए तो वो 2,80,000 रुपये महीना है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, परंतु हमारे देश के प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जिसके पास लोकसभा मेंबर्स की मेजॉरिटी होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिस व्यक्ति के पास मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स का कॉन्फिडेंस होता है उसी व्यक्ति को हमारे देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी ज़रूरी हैं या फिर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी ज़रूरी हैं। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, परंतु अगर वो व्यक्ति इन दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं है तो अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर उसको इन दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। तीसरा, अगर वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर है तो उसकी उम्र 25 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी उम्र 30 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा, वो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और बात के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनना है या फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल होना है तो उससे पहले वो व्यक्ति जो पुरानी जगह पर काम करता था या जॉब करता था उसे उस जॉब या काम से रिज़ाइन देना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं उसे उस जगह को वेकेंट करना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर का टर्म खत्म होने के बाद अगर वो व्यक्ति री इलेक्ट ना हो तो वो व्यक्ति उस अपने पुराने काम पर वापस जा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म खत्म होने से पहले ही रिज़ाइन कैसे कर सकता है। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर अपने लोकसभा मेंबर्स में सिंपल मेजॉरिटी खो दे या फिर अपने सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स में उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए तो उस व्यक्ति को अपना टर्म खत्म होने से पहले ही रिजाइन करना पड़ता है, जिसे हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं। और ऐसा 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हो चुका है, जिसमें आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं। इसी के साथ वो प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म खत्म होने से पहले ही रिजाइन कर दे, और ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है। टर्म खत्म होने से पहले ही रिजाइन देने वाले प्राइम मिनिस्टर में मोरारजी देसाई आते हैं, और साथ में वो भारत के ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना टर्म खत्म होने से पहले ही रिजाइन कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम एग्जीक्यूटिव पावर से शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग का लीडर होता है और वही अथॉरिटी का इस्तेमाल भी करता है। प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करता है और यही आगे जाके कैबिनेट बनाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग और मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं। प्राइम मिनिस्टर
प्रेसिडेंट को हेल्प या एडवाइस करता है गवर्नमेंट के मिनिस्टर को काम बांटने में। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के साथ सोच विचार करके सेशन को अटेंड करता है और शेड्यूल करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनका हेड हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद होता है, जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस आते हैं, नीति आयोग, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ साथ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी आती हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर कंट्री को कई डेलीगेशंस, हाई लेवल मीटिंग्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिस की अटेंडेंस होती है। और आर्टिकल 78 के अनुसार यूनियन कैबिनेट और प्रेसिडेंट ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम प्राइम मिनिस्टर की कुछ अपॉइंटमेंट पावर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कुछ लोगों को या फिर कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करने में हेल्प करता है, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस आते हैं। इसी के साथ साथ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी आते हैं। तो चलिए आगे हम प्राइम मिनिस्टर की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ द चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के एज ए लीडर एक्ट करते हैं, जो कि ज्यादातर लोकसभा ही होता है। और इस रोल में प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करता है और वही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस अनाउंस भी करता है। साथ में ऑपोजिशन के कंसर्न्स को भी रिपोर्ट करता है या फिर रिस्पॉन्ड करता है। और आर्टिकल 85 या फिर 85 के अनुसार जो पावर प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर में यूज करता है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही करता है। तो इस हिसाब से हम फिर ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी पार्लियामेंट अफेयर्स पे कुछ कंट्रोल्स हैं। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।